अभी के लेक्चर में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक में रेट लॉ और रेट इक्वेशन ऑफ रिएक्शन इसके बारे में। अगर हिंदी में देखिए मिक्स हम लेके चलेंगे क्योंकि कुछ बच्चे हिंदी मीडियम कुछ इंग्लिश मीडियम के होते हैं, तो थोड़ी तकलीफ़ ना हो। और आप ज़्यादातर देखेंगे कि जो हम वर्ड यूज़ करेंगे वो इंग्लिश में ही करना होता है, क्योंकि थोड़ा हिंदी में उटपटांग होता है। उटपटांग का मतलब कि थोड़ा सिंपल होता है इंग्लिश में चीज़ों को एक्सप्लेन करना। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। यहाँ बात आ रही है कि अभिक्रिया की दर नियम या दर समीकरण किसे बोला जाता है, यानी कि रेट लॉ या रेट इक्वेशन ऑफ रिएक्शन ये होता क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ज़रा देख लीजिए, इसके बाद हम समझा दें। बहुत सिंपल टॉपिक है और इंटरेस्टिंग भी है। बोला कि द इक्वेशन विच एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ द रिएक्शन and the concentration of the reactant is called the rate law। ठीक है, मतलब बोल रहा है ना कि जो रेट लॉ होता है उसमें जो रेट और कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के बीच में हम एक रिलेशन देखते हैं और उसी को बोला जाता है रेट लॉ। ठीक है, देखिए कैसे। मान लीजिए कि हमने एक रिएक्शन ले रखी है। ये रिएक्शन है आपका AA प्लस BB से बनता है CC और DD, ये आपका बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, जो आपका रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसकी सांद्रता, यानी कि इसके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इसके ऊपर। थोड़ी सी चीज़ समझिएगा, इसके आगे क्या है। अगर ये A है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो A ही होगा। मतलब जब हम रेट लॉ लिखेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं कि इसके आगे वाला हिस्सा होगा। तो एक हम जनरल मान के चलते हैं कि ये M होगा और ये N होगा। हम ऐसा मान के चलते हैं जनरल रूप में, पर सारी बात अभी समझ में आ जाएगी। ठीक है, अभी ध्यान से समझिएगा। A B है तो हम यहाँ A B न लिख के M N रखेंगे। ठीक है, M N रखेंगे। हाँ, ज़रा उसको चेक कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसे हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। आप ये बोलते हैं, इसको दर नियतांक या वेग स्थिरांक भी बोला जाता है। ठीक है, और अगर हम अरे भैया नहीं कर लेंगे, कोई बात नहीं है, हवा तेज चली है, आपका दरवाज़ा उड़ गया है। ठीक, चलिए आते हैं आगे। ये हटाएंगे, के आएगा A की पावर M B की पावर N, ये आपका आ गया। ठीक है, K को देखिए R क्या है, R आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, यानी अभिक्रिया की दर। K जो होता है रेट कांस्टेंट होता है जिसको हम बोलते हैं दर नियतांक, या इसी को बोला जाता है, या इसी को बोल सकते हैं वेग स्थिरांक। दर नियतांक या वेग स्थिरांक या वेग नियतांक आप ये बोलेंगे। ठीक है, M और N जो होता है ये कांस्टेंट होता है और इसको हम यहाँ पर आगे वर्ड यूज़ करेंगे ऑर्डर। क्या वर्ड यूज़ करेंगे? ऑर्डर। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे ध्यान से, आप चाहें तो लिख सकते हैं इसको, लेकिन फिर भी पहले सुनिए। अगर यहीं पर आगे आपको एक्सपेरिमेंटल लिख दिया होता ना, ये थियोरेटिकल है। अगर थियोरेटिकल होता है तो जो आगे होता है उसे आप नहीं लिख सकते। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के दौरान ये होता है कि चीज़ें चेंज हो सकती हैं। जो A का मूल है आगे B का है, ये चेंज हो सकता है। ठीक है, बात समझिएगा। यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं कि अगर ये एक्सपेरिमेंटल लिख देता, सपोज कर लीजिए एक केस ख़त्म हो गया कि जो आएगा A के सिर पे M, B के सिर पे N, इसकी वैल्यू बाद में देखेंगे। अभी देखिए, मान लीजिए सेकेंड वाले में ये लिख दिया गया है एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डेटा आपको दे दिया गया है मान लीजिए, तो यहाँ पर रेट जो आएगा ना वो आएगा K, A की पावर जो इसके आगे है ना वो आएगा सिर पे A, B के सिर पे
ये जो बी के आगे वाला हिस्सा ना ये आएगा। अगर केवल एक्सपेरिमेंटल लिख दे तो, अगर एक्सपेरिमेंटल नहीं लिखता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये आ ही जाए। ठीक है, चलिए अब इतना हो गया ना, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आप एक हेडिंग लिख सकते हैं, हम लिखेंगे कि वैल्यू ऑफ m एंड n विल बी ऑब्टेन्ड फॉलोइंग वेज। हम ये करें कि m और n की वैल्यू हम निम्न विधियों से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर अब इसको समझा जाएगा, ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट की इसमें बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। अब हम धीरे धीरे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अगर देखते चलेंगे तो ये चैप्टर इजी पड़ जाएगा। और इतना ध्यान रखिएगा, कुछ बातें रेट लॉ लिखते समय ध्यान रखनी होती है, जिसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। जो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है उसी पॉइंट की हम लोग बात करें, जरा लिख लीजिए। बोल रहा है कि इफ एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन इज गिवन वी कैन डायरेक्टली राइट द रेट इक्वेशन। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया है, एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन अगर बोल दे, तो हम m और n मतलब हम रेट लॉ अगर लिखना हो तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। रेट लॉ को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके ना थोड़ा आगे पीछे करके जो वर्ड इंग्लिश का बोला गया है ना उसे कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे अगर मान लीजिए आपके पास 2a है प्लस b है, ये c बन रहा है, आगे लिख दिया गया है कि ये एक्सपेरिमेंटल है। कैसा है? एक्सपेरिमेंटल। अगर ऐसा बोल दे तो r बराबर हम लिखेंगे k, a की पावर, a के आगे कितना है 2 है तो a की पावर 2, b के आगे कितना है 1 यानी कि b की पावर 1। ये आपका बन जाएगा रेट लॉ। क्या बनेगा? रेट लॉ। ठीक है, क्लियर? ये हो गया आपका। चलिए सेकेंड की यहीं पर बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट आप लिखिए, बोल रहा है इफ ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट इज गिवन वी कैन राइट द रेट इक्वेशन। अगर मान लीजिए हमको ऑर्डर दे दिया गया है, ए और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर दे दिया गया है, या किसी भी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर दे दिया गया हो, तो हम रेट लॉ लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए हम बोल दें कि ऐसे कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। ऑर्डर का मतलब होता है कोटि, ऑर्डर का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं कोटि, यानी ए के सापेक्ष कोटि दे रखी है, मान लीजिए 2 दे रखा है। ठीक है, अगर हम बात कर लें ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, अगर ये मान लीजिए 3 दे रखा है, मान लीजिए ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 3 अगर आपको दे रखा है, और आपको रेट इक्वेशन बतानी है, रेट लॉ, रेट इक्वेशन, तो R इज इक्वल्स टू के, ए की पावर लिखेंगे 2, ऑर्डर कितना है 2 वो सिर पे आएगा, बी की पावर हम लिखेंगे 3, ए की पावर 2 और बी की पावर 3 आप ये लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? ये आपका हो गया सेकेंड पॉइंट, तो ध्यान रखिएगा। चलिए थर्ड की बात करते हैं। थर्ड आप लिखिए इफ रेट इक्वेशन इज गिवन देन वी कैन इंडिकेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट। कहने का मतलब है कि अगर हमको रेट इक्वेशन दे रखी है तो हम ऑर्डर लिख सकते हैं। ऑर्डर क्या होता है? जो इसके सिर पे होता है ना उसी को हम बोलते हैं ऑर्डर। यानी कि अगर बोला जाए कि ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है तो 2, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है तो 1। ठीक है, अब अगर आपको ऑर्डर दे रखा है, जैसे रेट लॉ दे रखा है या रेट इक्वेशन दे रखी है, तो हम ऑर्डर निकाल सकते हैं। जैसे R इज इक्वल्स टू दे रखा है K, ये थर्ड पॉइंट है। आपसे बोल रहा है कि A की पावर 3 है और B की पावर 0 है। ठीक है, अब सुनिए, ये M और ये N होता था ना, M और N, तो यहाँ पर आप लिखेंगे M बराबर 3 और N की वैल्यू किसके बराबर है? 0 के बराबर। तो ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो ऑर्डर कितना है? A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 3 है, B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 0 है। अगर हम यहाँ पर बात करें ओवरऑल ऑर्डर की, ओवरऑल
ऑर्डर की, तो ये आपका आ जाएगा m+n, यानी ये आएगा 3 + 0 यानी कि 3। कितना आएगा? 3 आएगा। कहानी कुछ समझ में आ रही है? ठीक है ना? ठीक है, चलिए कुछ आगे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आप आइए और नेक्स्ट पॉइंट यानी कि 4th पॉइंट लिखिए। घबराइएगा नहीं, ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हैं। इसी की हेल्प से हम केमिकल काइनेटिक यानी रासायनिक बलगति के जो चैप्टर्स हैं इसको अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट लिखिए, इफ मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन इज गिवन, इफ mechanism of reaction is given, then its slow step is the rate determining step, then its slow step is the rate determining step। ठीक है, हमको 2 स्टेप दे रखा है। ठीक है, एक दे रखा है स्टेप फर्स्ट, और स्टेप फर्स्ट में आपको कुछ ऐसा दे रखा है कि A + B मिल के बना रहा है D, ये बन रहा है, और ये फास्ट स्टेप है। कौन सा स्टेप है? फास्ट स्टेप। अगर यहीं पर हम सेकेंड स्टेप की बात करें, यानी स्टेप सेकेंड की, ये आपसे बोल रहा है सेकेंड स्टेप में कि B + C मिल के बना रहे हैं E, और ये आपका स्लो स्टेप है। कौन सा है? स्लो। तो कभी भी रेट लिखना हो ना तो हम फास्ट स्टेप की हेल्प से नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे स्लो स्टेप की हेल्प से। ठीक है, यानी कि आप लिखेंगे R = K, B की पावर क्या जाएगी? यही ना 1, C की पावर क्या जाएगी? 1। ठीक है, ऑर्डर की बात करें, एक वर्ड सुनते चलिएगा, ऑर्डर। B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1, C के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1, टोटल ऑर्डर की बात करेंगे तो आएगा 2। ठीक है, ये आ जाएगा। चलिए, ये कुछ कहानी समझ में आई। अब हम कुछ यहाँ पर थोड़ा कुछ इम्पोर्टेंट हिस्सों की हम लोग बात करने वाले हैं। अब थोड़ा सा लेंदी हिस्सा आपका जाएगा, अभी छोटा छोटा था, तो इसको कॉपी करिए तो फिर हम आगे बात करते हैं। हाँ जी, आप देख रहे हैं इतने पॉइंट्स हो चुके हैं, मतलब हम 4th पॉइंट तक पहुँच चुके हैं। 5th पॉइंट की हम लोग बात करने जा रहे हैं। ठीक है, 5th पॉइंट आपका, हाँ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, चलिए इसको समझ लेते हैं। एक थोड़ा सा उटपटांग टाइप का क्वेश्चन आएगा, मतलब इस तरीके से इसी में, बट वो उटपटांग नहीं है, वो दिखेगा उटपटांग, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तो आराम से वो सॉल्व हो जाएगा, बस ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग 4th पॉइंट तक हैं, 5th पॉइंट हम मूव करने वाले हैं। ज़रा 5th पॉइंट देखिए क्या है। हमसे क्वेश्चन में मतलब कॉन्सेप्ट है, आपसे ये बोल रहा है कि इफ़ इन स्लो स्टेप ऑफ मैकेनिज्म, आप इसको कॉपी करिए, इफ़ इन स्लो स्टेप ऑफ मैकेनिज्म और डमी रिएक्टेंट, डमी का मतलब नकली होता है। ठीक है, और डमी रिएक्टेंट इज प्रेजेंट, देन दिस डमी रिएक्टेंट in if in slow step of mechanism or dummy reactant is present, then this dummy reactant will be changed by using another step. Reactant will be changed by using another step. चलिए कॉन्सेप्ट जरा समझ लीजिएगा, ये है क्या। देखिए, जैसे हम यहाँ पर बात करें A + B, ये 2B है, C से बना है आपका D + E, ये आपका बना है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ स्टेप्स आपको दिए गए हैं। स्टेप फर्स्ट में है A + B, जरा ना इसमें भर दीजिए आप, सॉरी इंक खत्म हो गई है। A + B से आपका बन रहा है, A + B से आपका बन रहा है E + X, ये आपको दिया गया है कि ये फास्ट स्टेप है।
स्टेप सेकंड की बात करें हम लोग, ये आपको दे रखा है x प्लस सी से आपका बन रहा है ये y, और ये आपका स्लो स्टेप है। स्टेप थर्ड की बात कर रहे हैं, ये है आपका y प्लस बी से आपका बन रहा है, ये एक ही तीर है, से आपका बन रहा है d, और ये आपका फास्ट स्टेप है। ठीक है, चलिए अब आपको रेट लॉ लिखनी है। रेट लॉ लिखा कैसे जाएगा जरा उसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए आपको अभी हम जो पॉइंट समझा रहे थे उसमें ये था कि हम रेट लॉ लिखेंगे तो स्लो स्टेप की हेल्प लेते हैं। अगर इस तरीके की मैकेनिज्म आपको गिवन है तो इसमें स्लो स्टेप की हेल्प लीजिए। स्लो स्टेप आपका स्टेप सेकेंड है, तो हम कहेंगे बाई स्टेप सेकेंड। अब स्टेप सेकेंड के हिसाब से आप लेंगे r इज इक्वल्स टू के। अब देखिए x की पावर क्या होगी 1, क्यों x के आगे क्या है 1, और c की पावर 1 क्योंकि c के आगे भी 1 है। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो आपका ये ओरिजिनल इक्वेशन दी गई है, इस ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर x आपको दिया नहीं गया है ना, तो नहीं दिया गया है तो इसको हमें हटाना पड़ेगा, इसको हमें रिमूव कराना पड़ेगा। अब जब रिमूव कराएंगे तो कैसे, तो यहाँ पर किसी दूसरे हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, दूसरे स्टेप की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। ये आपका इक्विलिब्रियम वाला स्टेप है, साम्यावस्था वाला, हम इसी स्टेप की हेल्प लेंगे। बट यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इक्विलिब्रियम वाला जब चैप्टर हम पढ़ते हैं 11th क्लास में, साम्यावस्था वाला, आपको ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर हम लेते हैं k इज इक्वल्स टू, ठीक है, रेट कांस्टेंट यहाँ भी जाता है, सॉरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसको बोला जाता है। तो ये इसकी हेल्प से प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। तो प्रोडक्ट क्या है आपका E ये रहा, फिर क्या है x अपॉन में जाता है A, और ये आपका रहा B, तो ये जाता है। तो ये आपका जैसे इसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ये हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इस स्टेप को आप ना ध्यान रखिएगा, ये स्टेप आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके आप ये रेट लॉ लिख पाएंगे। ठीक है, यहाँ से अगर x हटाना है तो x यहाँ से उठा लीजिए। जब x यहाँ से उठाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो k है इसको k डैश ले लीजिए ना, क्योंकि ऊपर k लिए हैं तो k डैश इसको ले लीजिए। k डैश में आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि a फिर b। अब देखिए ये मल्टीप्लाई है ना, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये x। अब ये x की जगह, सॉरी x नहीं e, x की जगह अब इस सभी को उठा के यहाँ पर पुट कर दीजिए। जब पुट करेंगे तो आएगा क्या, तो हम ना बाकी चीज़ों को, बाकी इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं ऊपर वाले में, तो r इज इक्वल्स टू k, ये k, अब इसकी जगह ये रखेंगे तो k डैश, k इंटू k डैश, फिर क्या आएगा a, फिर आएगा b, बटे में आपका आ गया है e, ये एक और बचा हुआ था c, तो यहाँ पर आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ c ये बचा हुआ है, सबको उठा के ऊपर लेके जाइए। अच्छा एक काम करिए, k इंटू के डैश की जगह ले लीजिए आप k डबल डैश, ये इक्वेशन बस बनानी है। ठीक है ना, वो देखा जाएगा, अभी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। r इज इक्वल्स टू k डबल डैश आपने ले लिया, a की पावर कितनी है 1, b की पावर कितनी है 1, c की पावर 1, बट e की पावर क्या जाएगी -1। अब यहीं पर कहानी थोड़ी सी बिगड़ गई। अब हम ओवरऑल ऑर्डर कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं।
अब यहाँ पर हम ओवरऑल ऑर्डर कैलकुलेट नहीं कर सकते, अब इसको हम हटा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे अगर बोला जाए कि इसमें ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए बोलेंगे 1, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी 1, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू सी 1, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ई -1, बट ओवरऑल ऑर्डर आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरीके से इसे हम सॉल्व करते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, मे बी 5th तक हुआ है, 6 वाले में हम लोग बात करते हैं। ज़रा इसको लिखिए, आप लिखेंगे एक्टिव मास ऑफ सॉलिड एंड प्योर लिक्विड इज 1। कहने का मतलब क्या है कि जो सॉलिड और लिक्विड होंगे इनका सक्रिय द्रव्यमान जो होगा वो 1 होता है, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है, आगे लिख लीजिए, सो इट विल नॉट कंसीडर इन रेट इक्वेशन। इसीलिए हम इसे रेट इक्वेशन में कंसीडर यानी कि मिला नहीं सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे की बात करते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर इक्वेशन में सॉलिड और लिक्विड दिया है तो इसे हम रेट लॉ में शामिल नहीं करते हैं। जैसे आप इसके नीचे लिख लीजिए, व्हेन H2O इज प्रेजेंट एज रिएक्टेंट देन इट इज कंसीडर एज अ प्योर लिक्विड। यहाँ पर यह बोला गया है कि अगर वाटर यानी कि H2O रिएक्टेंट साइड में होगा तो उसे हम प्योर लिक्विड मान के चलेंगे और उसकी वैल्यू 1 होगी और उसे रेट लॉ में हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। जैसे अभी धीरे धीरे हम सारे चीज़ों पे आ रहे हैं। आपने लिया A प्लस बी को आपने ले लिया सॉलिड से बन गया है C, बस इतना बन गया है, ठीक है। ये बोल दिया गया है कि ये आपके सामने एक्सपेरिमेंटल डेटा है। कैसा डेटा है? एक्सपेरिमेंटल डेटा है। अब आगे की कहानी सुनिए। अगर ये एक्सपेरिमेंटल है तो रेट लॉ लिखेंगे जब, तो K A की पावर तो 1 लिखेंगे, लेकिन B को आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे। जैसे B को आप सोचेंगे कि ऐसे लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कैन नॉट बी रिटन। हम इसे लिख नहीं सकते हैं, इसे हटाना पड़ेगा। तो अगर ओवरऑल की बात करें तो R इज इक्वल्स टू K, A की पावर क्या आएगी? 1। ये आपका क्या बन गया है? रेट लॉ। ध्यान रखिएगा, अगर सॉलिड है तो सॉलिड को हम लोग रेट लॉ में कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है, इतना ध्यान रहे। चलिए अभी धीरे धीरे सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग आएंगे। एक और उठा लेते हैं यहीं पर। मान लीजिए इस तरीके से कि ये A हो, B हो और यहाँ पर H2O ले ले और बन गया C, ठीक है, इस तरीके से। और हमको लिखना पड़ जाए रेट लॉ, तो R इक्वल्स टू लिखेंगे K A की पावर 1 B की पावर 1, बट हम H2O को नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये रिएक्टेंट साइड में है, रिएक्टेंट साइड में अभिकारक की ओर है, इसीलिए रेट लॉ में इसको यानी कि दर समीकरण में इसको नहीं लिखा जाएगा। बात समझ में आ रही है? इतनी बातें ध्यान रखिए और इसे भी कॉपी कर लीजिए, फिर इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात हम लोग करेंगे। हाँ जी, चलिए अब नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं। लिखिए ज़रा इसको। बोल रहा है कि व्हेन इन एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन और रिएक्टेंट इज इन एक्सेस, एक्सेस का मतलब होता है ज़्यादा मात्रा में, है ना। व्हेन इन एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन और रिएक्टेंट इज इन एक्सेस देन इट विल नॉट कंसीडर इन रेट इक्वेशन। मतलब ये बोल रहा है ना कि अगर रिएक्टेंट मतलब रिएक्टेंट साइड में कोई भी कंपाउंड ऐसा हो जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो, तो उसे हम रेट लॉ में नहीं लिखते हैं।
ठीक है, रेट लॉ में नहीं लिखेंगे। जैसे अगर हम लोग बात कर लें ये 2a प्लस बी है, नेक्स्ट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा 2a प्लस बी से c बना है और इसको हमने बोल दिया कि ये आधिक्य मात्रा यानी कि एक्सेस में है, तो फिर रेट लॉ कैसे लिखा जाएगा? ये एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। तो लिखेंगे r इज इक्वल्स टू k और यहाँ पर केवल b की पावर 1 लिखेंगे, इसको कंसीडर नहीं करेंगे, तो यही बनेगा आपका रेट लॉ, ये आपका रेट लॉ होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ पॉइंट थोड़े बहुत और हैं, इनको हम आज कवर कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करी जाए तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, बोल रहा है कि इफ हाइड्रोजन आयन यानी कि H आयन H माइनस सॉरी H प्लस और OH माइनस H प्लस या OH माइनस, बोल रहा है आपसे कि इफ H प्लस या OH माइनस कॉमा इंडिकेट एनी मीडियम then they will not consider in rate equation। ध्यान से समझिएगा, हम H प्लस या OH माइनस को अगर एज अ मीडियम यूज कर रहे हैं तो हम इसे रेट लॉ में नहीं लिखेंगे, इसे रेट लॉ में नहीं लिखा जाएगा। एक क्वेश्चन बार बार आपके सामने आता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, यानी कि हाइड्रोलिसिस कराते हैं एस्टर का इन एसिडिक मीडियम, तो आप लिखिए हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। अब सुनिए, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं किसका? एस्टर का, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे CH3COO C2H5, हाइड्रोलिसिस का मतलब पानी, मीडियम हमने यूज़ किया है एसिडिक, ठीक है, एसिडिक मीडियम। बोला भी गया है कि हाइड्रोलिसिस तो कराना है लेकिन एसिडिक मीडियम में, अम्लीय माध्यम में। अब चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो प्रोडक्ट बनता क्या है वो देख लीजिए। तो बनता है एसिटिक एसिड, अरे डायरेक्टली ध्यान रखिए, कोई जरूरी नहीं है अभी, C2H5OH, यानी एसिड बनता है और ये आपका बनता है एल्कोहल, एसिड और एल्कोहल बनता है। अब यहाँ पर बात करी गई है रेट लॉ लिखने की, तो ज़रा रेट लॉ लिखते हैं। तो लिखेंगे R इज इक्वल्स टू K CH3COO C2H5 की पावर 1, आप ये लिखेंगे। एसिडिक मीडियम है तो इसे आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। और अगर वाटर की बात करते हैं तो वाटर को अभी बोला गया है कि आप रेट लॉ में कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है, रेट लॉ में आप कंसीडर नहीं करते हैं, ये सब चीज़ें आपको बताई गई हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। और ये हमारा रेट लॉ लिखा गया है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसमें ऑर्डर पूछेगा तो ऑर्डर देखिए 1 आएगा, ऑर्डर 1 आएगा।